नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके उद्देश्य और उसके कार्यक्रम के बारे में विस्तार से। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व हमने अध्ययन किया था भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम स्वरूप अब ये महसूस किया जाने लगा कि एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन आवश्यक है। इससे पूर्व प्रांतीय संगठन बना लिए गए थे। उदाहरण के लिए बंगाल के इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, नेशनल मॉमडन एसोसिएशन, इंडियन यूनियन आदि संगठन प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन को बुलाने की योजनाएं बना रहे थे। उसी प्रकार की प्रवृत्ति मद्रास में भी विद्यमान थी। 1884 में है महाजन सभा की स्थापना कर दी गई थी। विभिन्न संगठनों में समन्वय करने का प्रयास किया जा रहा था। बम्बई में भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जनवरी 1885 में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संगठित होकर कार्य करने के प्रश्न पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा था। विलय ही अगला तर्कसंगत कदम था। देश के विभिन्न भागों से निकलने वाले समाचार पत्रों ने भी भारत के लिए एक राष्ट्रीय सभा की मांग की थी। उपरोक्त सभी संस्थाओं का कार्यक्षेत्र, जितनी भी संस्थाएं हमने पढ़ी बच्चों, इन सब संस्थाओं का कार्यक्षेत्र सीमित था। कांग्रेस की इन संस्थाओं ने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था और इसे व्यवहारिक रूप देने का श्रेय जो जाता है एक अंग्रेज अधिकारी था, A.O. हुम्र। उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को अधिक स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने की बात कही। A.O. हुम्र ने 1883 से 84 में उदारवादी वायसराय लॉर्ड रिपन के सलाहकार के रूप में भी काम किया। 1884 के अंत में मुंबई आए और स्थानीय नेताओं से एक व्यापक योजना के विषय में उन्होंने विचार विमर्श किया, जिसमें एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन और केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन बनाया जाना सम्मिलित था। मद्रास और कलकत्ताओं के नेताओं ने इस क्रम में संपर्क किया। मई 1885 में शिमला पहुंचे और जो नए वायसराय थे लॉर्ड डफरिन से मुलाकात की। उनका विचार था कि कांग्रेस राष्ट्रीय असंतोष, विशेष रूप से शिक्षित वर्गों के प्रति एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि क्रांतिकारी असंतोष के लिए कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी, यानी कि सुरक्षा कवच का काम करेगी, सुरक्षा कपाट का काम करेगी और एक प्रकार से जन विद्रोह को रोकने में भी मददगार साबित होगी। यह भी कहा गया कि कांग्रेस का गठन होने से जनता में दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली यह संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। सुरक्षा कपाट के सिद्धांत को, अर्थात सेफ्टी वाल्व को
जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जिन उदारवादी भारतीय बुद्धिजीवियों ने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया, वे उच्च चरित्र वाले देशभक्त थे। उन्होंने स्वेच्छा से हुम की सहायता को स्वीकार किया और वे प्रारंभ में सरकारी विरोध से बचना चाहते थे, जिससे राष्ट्रीय कार्यक्रम को बल मिल सके। उनमें दादा भाई नौरोजी, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, श्री जी सुब्रमण्य अय्यर आदि ने हुम का समर्थन इसी उद्देश्य से किया। इस संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भी भारतीय नहीं कर सकता था। यदि कोई भारतीय अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे आंदोलन की शुरुआत करता तो सरकार ऐसे आंदोलन के अस्तित्व को प्रथम तो आने ही नहीं देती, और यदि कांग्रेस का संस्थापक एवं महान अंग्रेज और पूर्व सरकारी अधिकारी न होता तो उन दिनों में राजनीतिक संघर्ष के विरुद्ध सरकारी अविश्वास के होते सरकार आंदोलन को दबाने का कोई न कोई बहाना या कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लेती। अब बच्चों, हमें ये जानना है कि कांग्रेस जो शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। तो आपको ये जानकारी रखनी है कि कांग्रेस शब्द कहाँ से आया और इसका अभिप्राय क्या है। तो बच्चों, हमने इस स्लाइड के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व हमारे यहाँ पर मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में प्रांतीय संगठन कार्यरत थे और वे सब जो है अपने अपने क्षेत्र में विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति के लिए प्रयत्नरत थे, परंतु एक अखिल भारतीय संगठन नहीं था और अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता भारतीयों के द्वारा महसूस की जा रही थी और उसी की परिणति थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा अंग्रेजों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस हेतु की गई कि यह संगठन एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा और भारतीय देशभक्त या भारतीय जो नेता थे जिनमें नाम आता है प्रमुख गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने भी इस संदर्भ में यही कहा है कि अगर इस संगठन की स्थापना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत का कोई व्यक्ति करता तो अंग्रेज सरकार उस संगठन को नेस्ताभूत कर देती और इसे पनपने ही नहीं देती। अब बच्चों, हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई और इसके जो है अध्यक्ष कौन रहे। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर को प्रथम इसका अधिवेशन माना गया। 1885 को बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये अधिवेशन, या यूँ कह सकते हैं कि 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके संस्थापक
या जनरल सेक्रेटरी थे वो थे एओ हुम, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी की को अध्यक्ष नियुक्त किया और अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का ही था। इसके सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए गए थे। कांग्रेस में स्वराज्य का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही अपनाया था। तो बच्चों, हमें केवल इसमें ये याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, किस जगह पे हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की। तो आपको एक बार और मैं रिवाइज करवा देती हूँ। हमें याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इनमें जो 72 प्रतिनिधि थे उनमें बॉम्बे और कलकत्ता के व्यक्ति शामिल थे। इनमें सारे व्यक्ति जो भी शामिल थे वो वकील, व्यापारी, जमींदार, संपादक, अध्यापक, धार्मिक सुधारवादी और बैंकर्स थे। अध्यक्षीय जो भाषण हुआ उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों के हित के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों से ये संगठन संपर्क स्थापित करेगा, देशभक्तों के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से वंश, जाति, धर्म और प्रांतीयता की भावना को मिटाकर राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करेगा, महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और जो आने वाले 12 महीने हैं उनमें सार्वजनिक हितों के लिए कार्य करने के तरीकों का निर्णय लेगा। स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए आंदोलनों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसका पहला जो भाग रहेगा वो है कांग्रेस का उदारवादी युग और ये 1885 से 1905 तक बरकरार रहा। कांग्रेस का उग्रवादी युग 1906 से 1919 तक रहा। फिर कांग्रेस का गांधीवादी युग जो 1919 से 1947 तक रहा और इस गांधीवादी युग में महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के माध्यम से भारत छोड़ो सबसे पहले जो आंदोलन किया गया, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन और तत्पश्चात 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। तो प्रारंभिक जो उदारवादी ग्रुप था उसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी, रास बिहारी बोस, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि थे। ये नेता उदारवादी नीतियों और अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे और इनका रवैया सरकार के प्रति उदार था, इसलिए ये उदारवादी कहलाए। ब्रिटिश सरकार में आस्था रखते थे।
और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही वे स्वराज्य की कल्पना करते थे।